नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। टॉपिक था हमारा कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का परिचय, यानी पहला चैप्टर आपका, ठीक है? और उसी के एमसीक्यूज़ कर रहे थे। 130 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, इसके आगे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो आपका मेंस परीक्षा होना है, उसी के लिए आपको मॉक टेस्ट और अगर आपको जॉइन करना हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे या फिर वीपीओ के लिए 65 अंकों का कंप्लीट बैच अगर आपको जॉइन करना है, जिसमें से 20 अंकों की योजनाएँ और 45 अंकों का पंचायती राज। ये बैच अगर जॉइन करना है तो ये भी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हो। वर्तमान में इस बैच में योजनाएँ डिस्कस करी जा रही हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 से। प्रश्न नंबर 131 को पढ़ो, कह रहा है कि 1965 से लेकर 1975 एक युग था। ये बात कर रहा है कंप्यूटर की पीढ़ी की। कंप्यूटर की 5 जनरेशंस अभी तक हुई हैं, उन्हीं में से 1965 से लेकर 75 तक की बात कर रहा है। और कह रहा है कि इस युग के दौरान कंप्यूटर की कौन-सी पीढ़ी चल रही थी? ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। इस दौरान चल रही थी कंप्यूटर की दूसरी नहीं चल रही थी, ना ही चौथी चल रही थी, ये चल रही थी तीसरी पीढ़ी। ध्यान दो। अगर आप कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी को देखोगे 1965 से लेकर 1975 तक जो कि जाएगा, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, ठीक है? ये जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है, इसमें क्या मुझे बता सकते हो आप हार्डवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता था? आईसी चिप का। आप एसएसआई का भी इस्तेमाल करते थे और एमएसआई का भी उस समय इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या है? स्मॉल, इसे कहा जाता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और ये जो एमएसआई है, इसे कहा जाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कह लो, ये हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इनका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं एक बात और याद रखो, ये जो तीसरी पीढ़ी है, इसी तीसरी पीढ़ी यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल भाषा हाई लेवल भाषा का मानकीकरण हुआ था। मानकीकरण हुआ था। अच्छा, इसी अ, इसी पीढ़ी में आपने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ। तो तीसरी पीढ़ी आपके लिए बहुत अनिवार्य है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 131 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 132। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? आप मशीन भाषा का इस्तेमाल कहाँ करते थे? किस पीढ़ी में करते थे? तो मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था पहली पीढ़ी में। और ये जो पहली पीढ़ी है, ये 1942 से लेकर 1955 तक मानी जाती है। इसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था, इसमें मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था, इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था और पेपर टेप का प्रयोग होता था या हम कहें इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ इसकी जो गति थी वो बहुत कम थी, मिली सेकेंड में इसको गणना किया जाता था। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने एनियक का नाम सुना होगा, एडवैक का नाम सुना होगा, ठीक है? EDVAC आपने नाम सुना होगा, यूनिवैक फर्स्ट का नाम। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, कंप्यूटर के नाम लिखे हैं, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। निर्वात ट्यूब का आविष्कार, निर्वात ट्यूब का विकास कहाँ हुआ था? किस पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में। मशीन भाषा का इस्तेमाल होता था पहली पीढ़ी में। पंच कार्ड और टेप कार्ड का प्रयोग होता था, पेपर टेप का प्रयोग होता था पहली पीढ़ी में। इसकी गणना मिलीसेकंड में की जाती है या हम कहें उस समय पहली पीढ़ी में जो गणना होती थी वो बहुत कम होती थी, उसकी स्पीड कम थी, मिलीसेकंड में। एनियक, एडवेक और यूनिवैक फर्स्ट ये उदाहरण है प्रथम पीढ़ी के। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हाँ, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 132 का सही उत्तर हो जाएगा पहली पीढ़ी। ठीक, नेक्स्ट देखो 133। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? ये खोला गया था चेन्नई में।
और वर्ष था 2014, तारीख थी 27 फरवरी। तो खैर चेन्नई हो जाएगा। 134 देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और इसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो जर्मनी के खिलाफ किया जाता था। जर्मनी के जो गूढ़ लेखन थे उनको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है कोलोसस। कोलोसस। ठीक है। 135 देखो, एप्पल जो कंप्यूटर्स है इसके आपसे केवल और केवल सह संस्थापक पूछे गए हैं। पॉल एलन है, गेट्स हैं, फ्लिंट हैं या स्टीव जॉब्स हैं। इनका नाम है स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट देखो 137, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता था? एकीकृत परिपथ का इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, माइक्रो प्रोसेसर या फिर वैक्यूम ट्यूब। तो ध्यान दो, अगर आप पहली पीढ़ी को पढ़ोगे तो आप वहां वैक्यूम ट्यूब यानी कि हिंदी में आप इसको निर्वात ट्यूब भी कह सकते हो, ये पहली पीढ़ी की निशानी है। यानी पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था। जब आप दूसरी पीढ़ी में आओगे तब आपको मिलेंगे ट्रांजिस्टर, ये दूसरी पीढ़ी में इनका इस्तेमाल होता था। जब आप आओगे तीसरी पीढ़ी में तो आपको आईसी चिप्स मिलेंगे, ये है थर्ड जनरेशन। ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में ही आपसे पूछा गया है तो यही सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा ये लिखा है माइक्रो प्रोसेसर, ये किस पीढ़ी में प्रयोग होते थे? फोर्थ, चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट देखो 135 कह रहा है कि 1950 कंप्यूटरों की 1950 में जो कंप्यूटर्स आए थे वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित हैं? तो पहली पीढ़ी जो थी वो थी 1942 से लेकर 1955 तक। अब मुझे बताओ, इसी 42 से 55 के बीच में ही तो 1950 होगा। तो 1950 ये पहली पीढ़ी में ही तो आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट पीढ़ी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखो, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था? यानी कंप्यूटर की कौन सी ऐसी पीढ़ी थी जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करती थी? मैंने आपको कई बार बताया है फर्स्ट। ठीक, पहली। दूसरी में क्या होता था? दूसरी में होता था ट्रांजिस्टर का प्रयोग। तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता था? आईसी चिप का प्रयोग। चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता था? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। आज समझ पा रहे हो? हाँ। नेक्स्ट देखो 140, कंप्यूटर की किस भाषा में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वैक्यूम ट्यूब, आप बताओगे पहली पीढ़ी। ठीक है। हाँ, पहली पीढ़ी। दूसरी ट्रांजिस्टर है, तीसरी है आईसी चिप और कहाँ गया चौथी? ये दूसरी है, दूसरी है ट्रांजिस्टर, तीसरी है आईसी चिप और चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देखो पीसी एक्सटी। एक्सटी का मतलब होता है, इस पीसी का मतलब आप सब जानते होंगे, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। वहीं एक्सटी ये क्या है? इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल गलत हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी यही सही होगा। एक्सपेंडेड गलत हो जाएगा, एम्बेडेड गलत हो जाएगा। बी पार्ट आपका सही रहेगा। 142 देखो, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यही कहा जाता है इसे। इसका पूरा नाम आपसे पूछा है। इंडियन गलत हो जाएगा, इटालियन भी गलत हो जाएगा, इंटीग्रल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये मशीन है आपके अमेरिका की। नेक्स्ट देखो 143, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल या फिर हाइब्रिड। चलो पहले मैं आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण बताता हूँ। ध्यान दो, कंप्यूटर का वर्गीकरण, आप जब कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हो तो सामान्यतया तीन भागों में इसे पढ़ा जाता है बांट के। एक तो आप बांटते हो एप्लीकेशन के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर आप इसका वर्गीकरण करते हो, के आधार पर। फिर आप इसका वर्गीकरण करते हो पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। आप इसका करते हो साइज यानी कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जब आप इसका इसका जो वर्गीकरण है एप्लीकेशन बेस्ड करते हो तो आपको कई सारे कंप्यूटर्स नजर आते हैं, जैसे
डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा, हाइब्रिड का नाम सुना होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर प्रकाशीय कंप्यूटर, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर। जब आप उद्देश्य के आधार पर डिवाइड करते हो तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, ठीक है? और दूसरे होते हैं विशेष उद्देश्य वाले, स्पेशल पर्पस वाले, यानी कि विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। अच्छा, अब आ जाओ आकार के आधार पर। जब आप आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हो, तो आपको माइक्रो कंप्यूटर भी देखने को मिलता है। इसके बाद आपको मिनी कंप्यूटर भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर, और अब आपको सबसे लास्ट में आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये हैं आपके आकार के आधार पर वर्गीकरण, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण और एप्लीकेशन के आधार पर वर्गीकरण। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर के वर्गीकरण करते हो तो कौन सा प्रकार नहीं मिलता है? इलेक्ट्रिकल तो कहीं मिला नहीं था, एनालॉग भी मिला आपको, ठीक, डिजिटल भी मिला आपको, और साथ ही साथ हाइब्रिड भी मिला आपको, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं मिला, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 144, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की? इंफोसिस टेक्नोलॉजी तो है नहीं, विप्रो भी नहीं है, एचसीएल इंफो सिस्टम्स यही सही होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, मैक, एम ए सी, एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। इसे किसने बनाया? एप्पल ने ही बनाया था। डेल, एसर, एचपी, ये सारे गलत हो जाएंगे, ए पार्ट सही रहेगा। 146 देखो, 146, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? आपसे पूछ रहा है पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। कौन कौन होते हैं मुझे बताओ? मैं बात कर रहा हूं पर्सनल कंप्यूटर की। तो क्या मुझे बता सकते हो ये कौन कौन होते हैं? सबसे पहला, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर का ही उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। लैपटॉप सबके पास होगा लगभग, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, ये भी पर्सनल कंप्यूटर का ही उदाहरण है। आपने पाम टॉप का नाम सुना होगा, कंप्यूटर, ये भी पर्सनल कंप्यूटर का ही उदाहरण है। नोटबुक, इसका नाम सुना है, कंप्यूटर। इसके अलावा टैबलेट, ठीक। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण। आपसे पूछा क्या है, कौन सा एक प्रकार है जो पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? डेस्कटॉप तो है, मेन फ्रेम तो मैंने लिखा नहीं, यही नहीं होगा। पामटॉप भी है और लैपटॉप भी है। नेक्स्ट देखो, 147, क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहा है कि वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दें, एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी भी नेटवर्क पर बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें संसाधन उपलब्ध कराता है। तो ये कंप्यूटर कौन सा है? ये जो कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटर्स को संसाधन उपलब्ध कराता है, इनको सबको, इसे कहा जाता है सर्वर। इनको सबको ये संसाधन उपलब्ध कराता है, ठीक है, इसे कहा जाता है सर्वर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? नर्लिकर नहीं है, माशेलकर, ये है विजय माटकर, यही सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 149, 149 में कह रहा है कि परम, परम ये किसका उदाहरण है? परम आपसे पूछा है, परम एक सुपर कंप्यूटर है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। अब ये दरअसल बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, तो मुझे 2-3 सवाल बता दो। परम सीरीज, मुझे बताओ परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? मुझे बताओ अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? मुझे बताओ पेस सीरीज के, मुझे बताओ पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? अनुपम के बनाता है सीडैक, सीडैक बोले तो पुणे। अनुपम के बनाता है BARC, और पेस के कौन बनाता है? ये बनाता है अनुराग, ठीक है। वापस आओ अपने क्वेश्चन में, सही उत्तर हो जाएगा हाँ, सी।
निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये है परम और इसे बनाता कौन है? सीडैक। सीडैक इसका पूरा नाम क्या है? कह रहा है कि ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमेट्रिक्स से या फिर सीडैक इसका पहले तो आप पूरा नाम मुझे बताओ। सी का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग पुणे की शाखा है। अब ये सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कंप्यूटिंग यानी कि एक कंप्यूटर से संबंधित संस्था है। 152 बृहत यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जिनसे कम शक्तिशाली होते हैं? यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं? आंसर होगा आपका सर्वोत्कृष्ट यानी कि सुपर कंप्यूटर 152 का ए पार्ट। ठीक है, 152 का ए। नेक्स्ट देखो, फेराइट ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? पहली पीढ़ी आपको मैंने बताया था निर्वात ट्यूब। दूसरी पीढ़ी मैंने क्या बताया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, यही सही होगा। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर मैंने बताया था, माइक्रो प्रोसेसर। तीसरी पीढ़ी मैंने बताया था आईसी चिप। ये बात आप समझ पा रहे हो? तीसरी पीढ़ी आईसी चिप। अच्छा, अगर हम आपसे एक और पूछ लें, मुझे बताओ पांचवी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होता था? एस एल एस आई, यू एल एस आई। ये पांचवी पीढ़ी आजकल चल रही है, ये पांचवी पीढ़ी है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? इसे मैंने कई बार आपको बताया है, क्लॉक स्पीड। ये जो क्लॉक स्पीड है इसे मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। तो घड़ी की गति हो जाएगा। एकीकृत परिपथ के संबंध में वीएलएसआई का पूरा नाम मुझे बताओ, ये पूछा है आपसे। अच्छा, यहां से 3-4 पॉइंट्स याद रखो। वीएलएसआई का आपसे पूरा नाम पूछे, यूएलएसआई का आपसे पूरा नाम पूछे, एसएलएसआई का आपसे पूरा नाम पूछे, बता दो। वी का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अच्छा, यूएलएसआई का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और एसएलएसआई का मतलब क्या होता है? सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। वीएलएसआई पूछा था, वेरीड गलत होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बी पार्ट ये भी गलत हो जाएगा और इंटरफेस गलत हो जाएगा। 156 देखो, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में क्या इस्तेमाल होता था? निर्वात ट्यूब ये फर्स्ट है, ट्रांजिस्टर ये सेकेंड है, वीएलएसआई ये है फोर्थ, चौथी पीढ़ी, यही सही है, और ये है थर्ड पीढ़ी। ठीक, नेक्स्ट देखो 157। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा कौन होता है? मेन फ्रेम तो होता नहीं है, माइक्रो ही सबसे छोटा होता है। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ये भी गलत हो गया। माइक्रो के बाद आएगा मिनी, तो ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। 158 वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स के कंप्यूटर हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? ये पूछा है आपसे। वीएलएसआई ये मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी बताई थी? चौथी पीढ़ी। डेटा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की जो पावर है, कह रहा है उसके संदर्भ में पीढ़ियां सजाइए। तो मुझे बताओ, जो पहली पीढ़ी होगी उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होगी, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेसिंग पावर इनकी ज्यादा होती जाएगी। तो आपका सीक्वेंस यही बनेगा, एक से लेकर पांच पीढ़ी, पांच ही पीढ़ी तक हुई है, तो पहली सबसे पहले आएगी। विकल्प को हाँ सही क्रम में सजाना है, तो पहले आएगी पहली पीढ़ी, ये भी गलत है। या तो ये होगा सही या तो ये होगा, इसके बाद दूसरी, इसके बाद तीसरी, इसके बाद चौथी, यही सही हो जाएगा। ठीक, ये भी गलत। 160 देखो, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आई हैं? आप बताओगे। आजकल जो चल रही है, ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है, तो पांच बी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये 160 क्वेश्चंस तक थे और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।